ये आपका हो गया भारतीय संविधान, ठीक। और ये हो गया इसका टॉपिक वाइज निचोड़ एमसीक्यू। अब इसको लाइन बाय लाइन 10 एमसीक्यू, 10 या 20 एमसीक्यू आपको बुक में दिखा कर करेंगे, और जितने भी एमसीक्यू होंगे उसको लाइन बाय लाइन सुपर फास्ट कराते जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ठीक, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक देखिए पहले। टॉपिक है 1 नंबर, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक, बुक में देखिए क्या टॉपिक है। भारतीय संविधान हो गया। टॉपिक नंबर 1 है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक, ये थ्योरी बुक हो गया। ठीक, अब इसका टॉपिक वाइज निचोड़ एमसीक्यू इस सेट में दिया गया है। देखिए प्रथम टॉपिक इसमें भी है, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक, अगला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 1757 ईस्वी की कौन सी लड़ाई भारतीय संविधान के विकास की पृष्ठभूमि बनी। पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी की कौन सी लड़ाई भारतीय संविधान के विकास की पृष्ठभूमि बनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, सही उत्तर इसका होगा, देखिए बुक में दिया गया है 1857 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का शिकंजा कसा गया, यानी प्लासी की लड़ाई। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, संविधान के विकास का पृष्ठभूमि कौन बना, तो प्लासी का लड़ाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर प्रश्न है 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध किसके द्वारा जीता गया था। 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध किसके द्वारा जीता गया था। तो देखिए बुक में दिया गया है 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीता गया था। सही उत्तर क्या होगा, अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, अंग्रेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट किस कारण से महत्वपूर्ण है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट किस कारण से महत्वपूर्ण है। तो देखिए बुक में क्या दिया गया है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करने हेतु। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के नियंत्रित करने हेतु। अगला 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कौन सा पद नाम दिया गया। 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कौन सा पद नाम दिया गया। तो देखिए बुक में दिया गया है, बुक में देखिए इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। क्या दिया गया नाम, गवर्नर जनरल। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गवर्नर जनरल इसका सही उत्तर होगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, प्रथम गवर्नर जनरल बताना है। तो देखिए प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, इस बुक में देखिए प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है। तो देखिए बुक में खोजते हैं क्या दिया गया है। प्रथम, तो देखिए इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 का एलिजा इम्पे जो थे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता के 1774 ईस्वी में। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के कर्मचारियों को किसने वंचित किया गया? किससे वंचित किया गया था कर्मचारियों को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिश्वत लेना। और देखिए इसमें दिया गया है निजी व्यापार और रिश्वत लेने से प्रतिबंध कर दिया गया था। सही उत्तर आपका हो जाएगा, राइट आंसर 7 का हो जाएगा बी, व्यापार और रिश्वत लेने से वंचित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए। इसमें लूसेंट सब्जेक्टिव बुक के टोटल यानी 20,000 MCQ का रिवीजन कराया गया है टॉपिक वाइज, इतिहास से लेकर विविध तक। और वो टोटल जो 20,000 MCQ है उसको 45 दिन में होमवर्क के अनुसार खत्म कराया गया है। इस PDF को एप्लीकेशन पर डाला गया है, वहां से जाकर आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण किस माध्यम से सशक्त किया? रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण किस माध्यम से सशक्त किया? तो देखिए इसमें दिया गया है, यहां से पढ़िए। देखिए यहां पर दिया गया है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कैसे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का सही उत्तर आपका हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसकी कमियों को दूर करने हेतु लाया गया? 1881 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसकी कमियों को दूर करने हेतु लाया गया? तो देखिए किसकी कमियों को दूर करने हेतु लाया गया? देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी। सही उत्तर होगा सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है 10 नंबर। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अनुसार कलकत्ता सरकार को किसके लिए विधि बनाने का अधिकार मिला? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अनुसार कलकत्ता सरकार को किसके लिए विधि बनाने का अधिकार मिला? तो आइए देखते हैं बुक में, लूसेंट सब्जेक्टिव बुक में किसके। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? 10 का बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट किस व्यवस्था की शुरुआत करता है? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट किस व्यवस्था की शुरुआत करता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ठीक,
बोर्ड ऑफ डायरेक्ट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोहरे प्रशासन। सही उत्तर हो जाएगा 11 का बी, दोहरे प्रशासन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत राजनीतिक मामलों का नियंत्रण किसके अधीन रहा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत राजनीतिक मामलों का नियंत्रण किसके अधीन रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए व्यापारिक मामलों के बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो उस क्वेश्चन में क्या है? राजनीतिक मामला, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन है राजनीतिक मामलों का नियंत्रण किसके अधीन रहा? तो राजनीतिक मामला जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सही उत्तर ए हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 13 नंबर, 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया? 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो देखिए बुक में दिया गया है, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 13 का कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से देना। सही उत्तर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी के किस अधिकार को समाप्त किया गया? चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी के किस अधिकार को समाप्त किया गया? तो इसका सही उत्तर 14 का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया। देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में व्यापार पर एकाधिकार। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी, भारत में व्यापार पर एकाधिकार। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के तहत कौन सा अधिकार कंपनी को बना रहा? ठीक, 15 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। चार्टर एक्ट 1813 के तहत कौन सा अधिकार कंपनी को बना रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो देखिए बुक में आंसर देखते हैं क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, प्रथम है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उससे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के तहत कौन सा अधिकार कंपनी को बना रहा? तो चाय और चीन व्यापार का अधिकार। सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आपको 15 को क्वेश्चन बुक से दिखा दिए सेम लाइन बाय लाइन। ठीक, अब आगे का जो क्वेश्चन है, जितने भी इस टॉपिक देखिए भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास के बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लाइन बाय लाइन तेजी से करा रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को दिखाएंगे प्रूफ के साथ तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, तो 16 से हम आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन और आंसर कराते जा रहे हैं। अगर आपके पास बुक है 2026 न्यू एडिशन, तो बुक निकाल कर बैठ जाइए और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देखते जाइए, या एक बार बुक को पढ़कर इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक,
और पीडीएफ टेस्ट चाहिए तो एप्लीकेशन पर चल जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन से हम आपको क्वेश्चन आंसर केवल करा रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो देखते जाइएगा। 16 नंबर प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा किसे भारत में आने की अनुमति दी गई? चार्टर एक्ट 1813 द्वारा किसे भारत में आने की अनुमति दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसाई पादरी को अनुमति दिया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत कंपनी के किस व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया? चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत कंपनी के किस व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के साथ व्यापार। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये, भारत के साथ व्यापार को समाप्त किया गया। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी का कार्य क्या रह गया? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी का कार्य क्या रह गया? तो कार्य केवल रह गया शासन करना, यानी सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल शासन करना। व्यापार समाप्त कर दिया गया, केवल शासन रह गया। ठीक, 19 नंबर देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा किस प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा किस प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दास प्रथा को। दास प्रथा सही उत्तर बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1843। राइट आंसर बी हो जाएगा 1843, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 में किस अधिकार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था? 22 नंबर प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 में किस अधिकार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था? तो इसका सही उत्तर 22 का हो जाएगा जन्म, धर्म, जन्म, वंश और रंग के आधार पर। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा ए। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन का गठन किसके अध्यक्षता में हुई? प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले के। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1834 ईस्वी में इस आयोग का गठन हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत विधिक परामर्श हेतु परिषद में कौन सा सदस्य जोड़ा गया? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत विधिक परामर्श हेतु परिषद में कौन सा सदस्य जोड़ा गया? तो कौन सा जोड़ा गया? तो विधि सदस्य। सही उत्तर भी हो जाएगा विधि सदस्य। आपके पास लूसेंट सब्जेक्टिव बुक यानी ये वाला बुक है 2026 एडिशन, तो इस टॉपिक को निकाल लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको और अच्छा लगेगा वीडियो देखने में, क्योंकि लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू इस सेट में दिया गया है। ठीक,
इस सेट को एप्लीकेशन पर डाला गया है, वहां भी जाकर आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा किस प्रणाली की शुरुआत की गई? किस प्रणाली की शुरुआत की गई? तो प्रतियोगी परीक्षा। सही उत्तर हो जाएगा सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत 1853 द्वारा की गई। ठीक, अगला है, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर पदों की भर्ती हेतु 1854 में किस समिति की नियुक्ति की गई थी? ठीक, किस समिति की नियुक्ति की गया था? तो मैकाले समिति का। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला है, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के किन कार्यों को अलग कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1853 द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के किन कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायी और प्रशासनिक। विधायी और प्रशासनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर है, 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत का शासन किसके हाथ में गया? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत का शासन किसके हाथों में गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक, सही उत्तर 28 का हो जाएगा बी। और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम को लाया गया। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत के राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी थे? भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत, ठीक, भारत के राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद भारत का प्रथम वायसराय बताना है कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। सही उत्तर हो जाएगा इसका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना। ठीक, अगला देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को कौन सी शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? तो अध्यादेश जारी करने की। सही उत्तर हो जाएगा अध्यादेश जारी करनी आपातकालीन स्थिति में। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका 32 नंबर प्रश्न है, 1861 अधिनियम के अंतर्गत अध्यादेश को अधिकतम अवधि कितनी थी? अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी थी? तो 6 महीने। सही उत्तर हो जाएगा 20, 6 माह। 33 है, 1861 के अधिनियम के तहत किन प्रांतों में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई? 1861 के अधिनियम के तहत किन प्रांतों में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बंगाल, पंजाब, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने किन भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया? 34 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। 1862 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने किन भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राय। इन तीनों को भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक, अगला है क्वेश्चन 35 नंबर,
किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का प्रावधान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1873 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक रूप से किस वर्ष भंग की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह औपचारिक रूप से किस वर्ष भंग की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1884 ईस्वी में। शाही उपाधि अधिनियम 1876 द्वारा महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया? बताइएगा। क्वेश्चन 37 नंबर, शाही उपाधि अधिनियम 1876 द्वारा महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की सामग्री। राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, शाही उपाधि अधिनियम 1876 के समय भारत के वायसराय कौन था? शाही उपाधि अधिनियम 1876 के समय भारत का वायसराय बताना है कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिटन था। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी विशेषता बताना था क्या था? तो अप्रत्यक्ष चुनाव। सही उत्तर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष चुनाव। 40 नंबर प्रश्न देखिए, 1892 अधिनियम द्वारा विधान परिषद को कौन सा नया अधिकार दिया गया? 1892 अधिनियम द्वारा विधान परिषद को कौन सा नया अधिकार दिया गया? ठीक, तो बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक, आपको लाइन बाय लाइन एमसीक्यू करा रहे हैं। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में आंसर भी आप देते जाइएगा। ठीक, और बुक है तो बुक सामने निकाल लीजिए। हम अब सभी क्वेश्चन को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। आपको सैंपल के लिए 15-20 क्वेश्चन दिखा दिए हैं लाइन बाय लाइन। ठीक, अगला 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर प्रश्न पढ़िए, भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, 1909 अधिनियम द्वारा किस समुदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला? 1909 अधिनियम द्वारा किस समुदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला? तो देखिए इसका दिया गया है आंसर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसे मिला था? तो मुस्लिम को। राइट आंसर हो जाएगा बी, मुस्लिम। अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? 44 नंबर क्वेश्चन है। कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यह 1909 ईस्वी में सदस्य बने थे कार्यपालिका परिषद का। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा केंद्रीय विधायिका कैसी बनी? केंद्रीय विधायिका कैसी बनी? तो द्विसदनीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत के किस
शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? 46 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में किस शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? तो किस शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वैध शासन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, द्वैध शासन इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से शुरू हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 1919 अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय विषयों को किन दो श्रेणियों में बांटा गया है? प्रांतीय विषय को किन दो श्रेणियों में बांटा गया है? तो आरक्षित और हस्तांतरित दो श्रेणियों में बांटा गया है इसे। वित्त, पुलिस, न्याय आदि विषय किस श्रेणी में रखे गए हैं? वित्त, पुलिस, न्याय आदि विषय किस श्रेणी में रखे गए हैं? तो इसको रखा गया है आरक्षित श्रेणी में। ठीक। अगला है, शिक्षा, पुस्तकालय, चिकित्सक, इसको किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको रखा गया है हस्तांतरित श्रेणी में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 51 नंबर है, द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसको 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया द्वैध शासन प्रणाली को। भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 52 नंबर प्रश्न है, भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना बताइएगा किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा सी, 1926। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है, 1919 अधिनियम के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कितने भारतीय सदस्यों का होना आवश्यक था? कितने भारतीय सदस्यों का होना आवश्यक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। 54 नंबर देखिए, 1919 अधिनियम द्वारा किन समुदायों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? 1919 अधिनियम द्वारा किन समुदायों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया 1919 अधिनियम के द्वारा। ठीक। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1935 किस रिपोर्ट पर आधारित था? भारत शासन अधिनियम 1935 किस रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसका सही उत्तर होगा। ठीक। 57 नंबर देखते हैं, 1935 अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 1935 अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में कौन कौन सम्मिलित होने थे? भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में कौन कौन से सम्मिलित होने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 का ब्रिटिश प्रांत प्लस चीफ कमिश्नर क्षेत्र प्लस देशी रियासतें। इसका सही उत्तर सी होगा। ठीक। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, 1935 अधिनियम
के अनुसार प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना कैसा था? 1935 अधिनियम के अनुसार प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना कैसा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिवार्य था। अनिवार्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर प्रश्न है, प्रस्तावित संघ 1935 अधिनियम को 1935 अधिनियम क्यों अस्तित्व में नहीं आ सका? क्यों अस्तित्व में नहीं आ सका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देशी रियासतों ने सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। क्या कर दिया था? इनकार। ठीक, अगला देखिए 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों को किस प्रकार का दर्जा प्रदान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों को किस प्रकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो किस प्रकार का? स्वायत्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कितनी अनुसूचियां का निर्माण किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कितने अनुसूचियों का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 अनुसूची का निर्माण किया गया, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ठीक, 63 है, परिसंघ सूची में किस प्रकार के विषय रखे गए हैं? परिसंघ सूची में बताना है किस प्रकार के विषय रखे गए हैं। तो इसमें रखा गया है विदेशी कार्य, मुद्रा और सोना। सही उत्तर हो जाएगा विदेशी कार्य, मुद्रा और सोना। अगला है, प्रांतीय सूची में निम्न में से कौन सा विषय था? प्रांतीय सूची में बताना है निम्न में से कौन सा विषय था? तो पुलिस जो है यह प्रांतीय सूची में था। ठीक, समवर्ती सूची का उदाहरण कौन सा है? समवर्ती सूची का उदाहरण बताना है। तो समवर्ती सूची का उदाहरण है विवाह एवं तिलक। सही उत्तर हो जाएगा ए, विवाह एवं तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायसराय को। वायसराय को दिया गया था। ठीक, नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को किस उपनाम से संबोधित किया? नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को किस उपनाम से संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का गुलामी का अधिकार पत्र। गुलामी का अधिकार पत्र से संबोधित किया। नेहरू ने 1935 अधिनियम को किस वाहन से तुलना की थी? 68 नंबर क्वेश्चन है 68। नेहरू ने 1935 अधिनियम को किस वाहन से तुलना की थी? तो किए थे कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 59 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के संदर्भ में किस अधिनियम के अंशों को पुनः उपयोग करने की बात स्वीकार की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के संदर्भ में किस अधिनियम के अंशों को पुनः उपयोग करने की बात स्वीकार की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 का 1935 अधिनियम। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस न्यायालय की स्थापना की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस न्यायालय की स्थापना की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। सही उत्तर हो जाएगा संघीय न्यायालय। और ये जो है 1935 में अंतर्गत स्थापित किया गया और 1937 में कार्यरत हुआ, यानी कार्य होने लगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर प्रश्न।
अगला क्वेश्चन है 71 नंबर प्रश्न है, संघीय न्यायालय से संबंधित अंतिम अपील कहाँ की जाती है, कहाँ जाती है। 71 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, संघीय न्यायालय से संबंधित अंतिम अपील कहाँ जाती है। तो अंतिम अपील जो है जाती है लंदन प्रिवी काउंसिल। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में संशोधन का अधिकार किसके पास था। 72 नंबर प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 में संशोधन का अधिकार किसके पास था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रिटिश संसद के पास था। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1935 में किसका अंत कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में किसका अंत कर दिया गया, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है किसका अंत कर दिया गया। तो भारत परिषद का। सही उत्तर भी हो जाएगा भारत परिषद। शुरू कब हुआ था यह, तो 1858 में शुरू हुआ और खत्म हुआ 1935 में। 58 में शुरू और 1935 में खत्म कर दिया गया भारत परिषद को। ठीक। 74 नंबर देखिए, 1935 अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किन तक किया गया। ठीक। 1935 अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किन तक किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 को दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। 75 नंबर प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत से किन क्षेत्रों को अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत से किन क्षेत्रों को अलग कर दिया गया। तो बर्मा को अलग कर दिया गया। सही उत्तर हो जाएगा बर्मा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन सा नया प्रांत बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन सा नया प्रांत बनाया गया। तो कौन सा नया प्रांत बनाया गया, तो सिंध है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, सिंध इसका सही उत्तर होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ठीक। इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने। तो इसका सही उत्तर 77 का क्या हो जाएगा, बी। 78 नंबर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कुल कितनी धाराएं थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कुल कितनी धाराएं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 धाराएं थी। सही उत्तर हो जाएगा 20 धाराएं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 87 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार सत्ता का दायित्व किसे सौंपा गया। सत्ता का दायित्व बताना है किसे सौंपा गया। तो सत्ता का दायित्व जो है संविधान सभा को सौंपा गया। सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा। और देखिए 80 नंबर प्रश्न जो है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस टॉपिक से टोटल 80 क्वेश्चन हमने तैयार किया था 4 ऑप्शन के साथ टॉपिक वाइज निचोड़। तो 80 नंबर का आंसर दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लागू होने से पहले सिलहट जिले ने जनमत संग्रह में किसका पक्ष में मतदान किया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लागू होने से पहले सिलहट जिले ने जनमत संग्रह में किसके पक्ष में मत दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अधिकांश मतदाता ने असम से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन सिलहट वाला पाकिस्तान के लिए पक्ष में मतदान किया था। तो यानी इस टॉपिक से टोटल आपको कितना क्वेश्चन कराया गया, तो 80 प्रश्न कराया गया। कौन सा टॉपिक था, तो भारतीय संविधान का
प्रथम टॉपिक था भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो इस टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू इस सेट में करा दिया गया। अगला जो टॉपिक है आपको दिखा रहे हैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए इसमें दिया गया सेट में 2 नंबर भारतीय संविधान सभा, यानी 2 नंबर टॉपिक भारतीय संविधान सभा का टॉपिक वाइज निचोड़ सेट तैयार किया गया है। कल इसका वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। देखिए 2 नंबर टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान सभा। बुक में भी देख लीजिए 2 नंबर टॉपिक। देखिए बुक निकालिएगा तो आपको यहाँ पर है 2 नंबर टॉपिक भारतीय संविधान सभा। तो इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़िएगा। इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे अगले सेट में हमने बना दिया, सेट तो बन गया है, अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा इसका कंप्लीट टॉपिक वाइज निचोड़ एमसीक्यू का वीडियो। ठीक, उसके बाद आपको ऐसे ही लूसेंट सब्जेक्टिव बुक का, यानी ये लूसेंट सब्जेक्टिव बुक जो है इसका टॉपिक वाइज निचोड़ एमसीक्यू इतिहास से लेकर बीबी तक का एप्लीकेशन पे अपलोड है। एप्लीकेशन पर जाकर मात्र 45 दिन में आप लूसेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। उसका एक शेड्यूल बनाया गया है कि कैसे 45 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, अगर उस 45 दिन के अनुसार चलते हैं तो आप 45 दिन में लूसेंट के 60 से 70% क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो आप वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टॉपिक नंबर 2 भारतीय संविधान सभा।